हम रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत 13 तक के पद्यों का हमने अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम 14 से लेकर 18 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि इस षष्ठ सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है और सभी राजाएं देश देशांतर से आकर के स्वयंवर में अपने अपने आसन पर विराजमान हैं और उसी समय वहाँ पर इंदुमती उपस्थित होती है और इंदुमती के सौंदर्य को देखकर सभी एकटक उसे निहारने लगते हैं और अपनी अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं के माध्यम से मानो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रसंग में आगे कोई राजा अपनी श्रृंगारिक चेष्टा को किस रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, इसी का वर्णन कवि कालिदास ने किया है। विस्रस्तम अंसादप्रो विलासी रत्नानुविद्याङ्गद कोटिलग्नं प्रालंबम उत्कृष्य यथावकाशम निनाय साचीकृत चारु वक्त्रः। अर्थात एक विलासी राजा किस प्रकार इंदुमती के प्रति अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। कवि कालिदास कहते हैं विलासी अपरः अर्थात एक कामी कोई राजा, अंसात विस्रस्तम अपने कंधे से कुछ गिरे हुए, रत्ना अनुविद अंगद कोटिलग्नम अर्थात रत्न जड़ित भुजबंद के किनारे में फंसे हुए, प्रालंबम सीधी लटकती हुई अपनी माला को उत्कृष्य उसमें से सुलझाकर निकालकर साचीकृत चारु वक्त्र है, सुंदर मुख को कुछ टेढ़ा करके कुछ तिरछा करते हुए यथावकाशम अपने स्थान पर पुनः उसे ठीक करने लगा या ठीक तरीके से पहनने लगा। अर्थात दूसरा एक राजा अपने श्रृंगारिक भावों से इंदुमती के प्रति अपने प्रणय को मानो अभिव्यक्त करने के लिए कुछ अपना मुंह घुमाता है और उसके कंधे से खिसक कर जो भुजबंद में जो उसकी रत्नों की माला फंस गई है, उसे सुलझाकर उस माला को ठीक करने लगता है। और उसकी इस क्रिया के माध्यम से यहाँ ये संकेत किया गया है कि मैं सदा तुम्हें अर्थात इंदुमती को अपने गले का हार बनाकर रखूँगा, इसलिए तुम्हें मेरा वरण करना चाहिए। लेकिन इंदुमती ने मानो इसका अभिप्राय ये लगाया कि इसके अंग पर निश्चय ही कोई गोपनीय चिन्ह है जिसे कि यह इस प्रकार के भावों के माध्यम से ढकने का प्रयास कर रहा है और इसलिए इंदुमती उस राजा को भी स्वीकार नहीं करती है, उस राजा का भी वरण नहीं करती है। इसके पश्चात दूसरा जो राजा है वह अपने प्रेम को किस प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, उसका वर्णन है। आकुंचित अग्र अंगुलिना ततो अन्य किंचित समावर्जित नेत्र शोभः त्र्यक विसर्पिन नख प्रवेन पादेन हेमम विलिलेख पीठम। अब जो तीसरा राजा है वह अपनी बाहों को मटकाकर नेत्रों के संकेत के माध्यम से अपने चरणों से जो मणिपीठ है उसको कुरेदने लगता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए कवि कालिदास कहते हैं आकुंचित अग्र अंगुलिना ततो अन्यः, ततः उसके बाद अन्यः दूसरा राजा किंचित समावर्जित नेत्र शोभः अपनी बाहों को कुछ टेढ़ा करता हुआ, कुछ
तिरछा करता हुआ आकुंचित अग्र अंगुलिना अपने पाँव की अंगुलियों को कुछ समेटते हुए त्र्यक विंसर्पिन नख प्रवीण टेढ़ी दिखाई देने वाली नाखून की कांति से युक्त पादेन अपने पैरों से हेमपीठम सोने की पीठ को भी लिलीखे कुरेदने लगा। अर्थात तीसरा जो राजा था वह अपनी बाहों को मटकाकर नेत्रों से संकेत करता हुआ पैरों की अंगुलियों को समेटकर अपने मोड़कर नाखूनों की चमक को मानो उसने तिरछा किया और उस पैर की अंगुली से सोने के जो चरण रखने की पीठ थी उसको कुरेदने लगा। इस प्रकार के संकेत से मानो वह राजा इंदुमती को अपने पास बुलाना चाहता था, किंतु इंदुमती ने इसका अभिप्राय यह लिया कि यह राजा निश्चय ही अपलक्षणी है और जो इस भूमि को इस प्रकार कुरेदना ये सब लक्ष्मी वैभव आदि के विनाश का सूचक होता है और ऐसा मान करके मानो इंदुमती ने उस राजा का भी वर्ण नहीं किया। इसके आगे अगले जो राजा है उसकी श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। निवेश्य वामम भुजम आसन अर्धे तत्सन्निवेशात् अधिकोन्नतांसे कश्चित् विवृत त्रिकभिन्नहारः सुहृत समाभाषण तत्परो अभूत्। इसके बाद यानी उस तृतीय राजा का भी वर्णन न करने के बाद फिर आगे वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं कि इसके बाद कश्चित अन्य कोई राजा वामम भुजम अपने बाएं हाथ को आसन अर्धे सिंहासन के पीछे निवेश्य स्थापित कर सिंहासन के पीछे रख कर तत्सन्निवेशात् अधिक उन्नतांसे और उस बाएं हाथ के उस प्रकार संस्थापित करने से बाएं कंधे को अधिक ऊंचा उठाकर विवृत त्रिकभिन्न हारे घूमने पर हार को त्रिक प्रदेश पर स्थापित करता हुआ सुहृत संभाषण तत्पर अपने वाई ओर बैठे हुए मित्र से बातचीत करने में संलग्न अभूत हो गया। अर्थात अन्य जो राजा है वो अपनी श्रृंगारिक चेष्टा को इस रूप में अभिव्यक्त करने लगता है कि वह अपने सिंहासन के एक ओर बाई भुजा डालकर बैठ जाता है और अपने पास में बाई ओर बैठे हुए मित्र से बात करने लगता है। इससे उसका बायां कंधा ऊंचा उठ गया है और गले की माला पीठ पर लटक गई है। इस पद्य के माध्यम से कवि ने संकेत दिया है या वह जो राजा है मानो ये संकेत देना चाहता है कि मैं सदैव तुम्हें अपने वाम भाग में बिठाकर इसी प्रकार तुम्हारे साथ प्रेमालाप किया करूँगा। किंतु इंदुमती ने इसका आशय ये लगाया कि शत्रु को देखकर यह राजा परांगमुख रहेगा और ऐसा मानकर कि वह कभी उस शत्रु का प्रतिकार नहीं कर पाएगा, उसे उसने विवाह के योग्य नहीं समझा और इसलिए उस राजा का भी इंदुमती ने वर्ण नहीं किया और वह आगे की ओर देखने लगती है। आगे अन्य राजा की श्रृंगारिक चेष्टा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, विलासिनी विभ्रमत अंतपत्रम आपांडुरम केतकवहमन्य प्रिया नितंबोचित सन्निवेशे विपाट्यमास युवा नखाग्रे। अन्य राजकुमार की श्रृंगारिक चेष्टा जो कि इंदुमती के प्रति वो अभिव्यक्त करता है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अन्यः दूसरा युवक राजा विलासिनी विभ्रमत अंतपत्रम अर्थात विलासवती
प्रिया के विलासार्थ विद्यमान दंतपत्र रूप आपांडुरम कुछ पीले सुनहरे रंग के समान केतक वरहम केतकी के पत्तों को प्रिया नितंबोचित सन्निवेशे प्रिया के नितंब प्रदेश पर उचित रूप से लगाने योग्य नखाग्रेही नाखूनों से विपाट्यामास कुरेदने लगा, विदीर्ण करने लगा। अर्थात अन्य जो युवा राजा है उसने प्रिया के नितंबों पर चिन्ह बनाने योग्य अपने नाखूनों से किसी विलासिनी स्त्री के श्रृंगार के लिए कर्णाभूषण के रूप में कटे हुए केतकी के पत्ते को ही विदीर्ण कर दिया। अर्थात इस पद्य में इस क्रिया के माध्यम से उस युवक ने मानो ये संकेत किया कि वह इंदुमती के नितंबों पर इसी प्रकार नख चिन्ह अंकित करेगा यदि वह इंदुमती उसका वरण करती है तो। किंतु इंदुमती ने इसका अभिप्राय यह लिया कि इस प्रकार पत्र आदि को विदीर्ण करना यह सब अपशकुन का प्रतीक है और इस प्रकार यह राजा अपलक्षणीय है और इसलिए इंदुमती ने उस राजा को भी वरण के योग्य न समझते हुए उसका वरण नहीं किया और वह आगे बढ़ जाती है। उसके बाद कवि कालिदास अगले राजा की श्रृंगारिक चेष्टा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुशेशया ताम्र तलेन कश्चित करेन रेखा ध्वज लांछनेन रत्नांगुल्ये प्रभया अनुविद्वान उदीर्यामास सलीलम अक्षाण। अर्थात कश्चित अन्य कोई राजा कुशेशया ताम्र तलेन अर्थात कमल के समान कुछ ताम्र वर्ण वाले तलवे के रेखा ध्वज लांछनेन ध्वज आदि रेखाओं से चिन्हित करेन हाथ से रत्न अंगुलीय प्रभया अनुविद्वान रत्न जड़ित अंगूठी की कांति से सौंदर्य युक्त अक्षान पाशों को जुए खेलने के लिए जो पाशे होते हैं उनके लिए आया है शब्द अक्षान अर्थात जुए के लिए प्रयोग में आने वाले पाशों को सलीलम लीला पूर्वक उदीर्य मास ऊपर की ओर उछालने लगता है। अर्थात एक अन्य राजा जिसकी हथेली कमल के समान लाल वर्ण की थी तथा जिस पर ध्वज आदि की रेखाएं बनी हुई थी ऐसे अपने हाथ से अंगूठियों की कांति से सुंदर देदीप्यमान पाशों को जो कि जुए खेलने के प्रयोग में लाए जाते हैं उन पाशों को ऊपर की ओर उछालने लगता है। अर्थात मानो वह जो राजा है उसका ये संकेत था कि विवाह करने के पश्चात मैं तुम्हारे साथ रात दिन इसी प्रकार पासों से जुआ खेलता रहूँगा। किंतु इंदुमती इसका अभिप्राय यह लेती है कि जुए के मामले में यह राजा कायर है, इसीलिए यह इन पासों को उछाल रहा है और इस प्रकार मानकर इंदुमती ने उस राजा को भी अपने वरण के योग्य नहीं समझा और इसलिए उसने उस राजा का भी वरण नहीं किया। इस प्रकार यहाँ कवि कालिदास के द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार इंदुमती को देखकर एक एक राजा अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं को अभिव्यक्त करते जा रहे थे। कोई माला के बहाने से, कोई पासों के बहाने से, कोई नख से पत्र कुरेदने के बहाने से, कोई मणि पीठ को कुरेद कर अपने प्रेम को, अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। किंतु इंदुमती अपने अपने अभिप्राय से, अपने आशय के माध्यम से
उन सभी राजाओं को वरण के योग्य नहीं समझती है और उनका वरण नहीं करती है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।